नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान की ओर से एक विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत हम नित्य प्रति आपके सामने उपस्थित होते हैं। इस विशेष श्रृंखला में हम हिंदी के प्रश्नों पर अपनी चर्चा को करते हैं। उसी चर्चा के दौरान हम लोगों ने अपने 36 अंकों को पूर्ण कर लिया है और आज की इस चर्चा में हम अपने 37वें अंक के साथ आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हैं। साथियों, आज के इस पावन दिन पर जबकि पूरा भारतवर्ष श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में आज के दिन को मना रहा है, तो मैं अपने और अपने संस्थान की ओर से भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से ये कामना कि ईश्वर अपनी कृपा की अहेतुकी दृष्टि आप सभी पर यूं ही बरसाता रहे, उसकी कृपा का पात्र आप सभी हों, उसकी कृपा आप पर निरंतर यूं ही बरसती रहे। इस शुभकामनाओं के साथ साथियों, आज की अपनी चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। साथियों, एक चीज़ आपको और अवगत करा दूं कि अभी पिछली 27 तारीख को, विगत माह जो अभी हमारा बीता है 27 अगस्त को, इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कि आप लोग UPSSC के नाम से जानते हैं, के द्वारा जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, की परीक्षा का आयोजन किया गया था और उस परीक्षा में जो एक सबसे अधिक वेटेज के रूप में अगर किसी विषय को शामिल किया गया था तो वो हिंदी का आपका सेगमेंट था। उस परीक्षा में साथियों 100 प्रश्न थे, जिसमें से कि 30 प्रश्न जो थे वो हिंदी के पूछे गए थे। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने आज के इस अंक में आपके सामने लेकर के आए हैं। उन प्रश्नों को कराने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप लोग कम से कम इस चीज से अवगत हो जाएं कि हम जो प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहे हैं या जिस तरीके से करा रहे हैं वो चीज हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि परीक्षा में भी प्रश्न जो है उसी रूप में आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो आज उन प्रश्नों को हल करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको इस चीज से अवगत कराना कि हम जिन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि आयोग भी परीक्षा में जो प्रश्नों को रख रहा है वो उसी प्रकार से रख रहा है, बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए साथियों, बिना विलंब के अपनी आज के संवाद के कार्यक्रम को हम और आप मिल करके प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। साथियों, हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न जो है, देखिए वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। आप देखिए, मैं एक एक चीज को स्पष्ट करता चलूंगा। आज मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी पेपर हो उसमें वर्णमाला का कम से कम एक क्वेश्चन तो बेटा आता ही है। देख लीजिए, ये पहला प्रश्न मैंने ज्यादातर हमारा जो स्टाफ है शीट बनाने का, उनसे अनुरोध किया था कि प्रश्नों में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, जिस सेगमेंट से जिस सीक्वेंस से प्रश्नों को दिया है उसको उसी प्रकार से लगा दें। कुछ प्रश्नों में आगे पीछे कर देगा होगा उन्होंने, लेकिन आप विश्वास मानिए मैंने उस प्रश्न पत्र को देखा और वहाँ पर पहला प्रश्न ही ये था। तो देख लीजिए, जो आपको मैं पहले टॉपिक के रूप में पढ़ाता हूँ, पहले जिससे मैं क्या करता हूँ, हिंदी की शुरुआत ही करता हूँ, या हिंदी का जो एकदम बेसिक लेक्चर होता है वर्णमाला, आप देखिए प्रश्न भी वहीं से उठ करके आता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन है विकल्प ए डा और ढा, बी जा और झा, सी पा और फा और डी गा और घा। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बता पाएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डा और ढा। अगर बात करें तो साथियों, मैंने आपको बता रखा है कि जो स्पर्शी वर्ण होते हैं, स्पर्शी वर्ण, ठीक है, जिनकी संख्या 25 होती है, ठीक है,
इन 25 वर्ग को 25 वर्णों को का, च, ट, त और पा वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इन वर्गों में बांटा गया है। अब अगर हम देखें तो इसी के आधार पर, यानी इनके उच्चारण के स्थान पर इन वर्गों को किस नाम से, तो का वर्ग को कंठ के नाम से, का वर्ग को कंठ के नाम से, चा को तालु के नाम से, तालुव्य के नाम से, ठीक है, टा को मूर्धन्य के नाम से, ता को दंत के नाम से और पा को ओष्ठ के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं बता चुका हूं आपको, एक प्रकार का रिवीजन ही है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो मूर्धन्य की चर्चा करें तो मूर्धन्य में कौन सा आएगा, टा वर्ग के वर्ण आएंगे। तो टा वर्ग की अगर चर्चा करें तो क्या होगा बेटा, तो होगा टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये 4 वर्ग हो गए। और यहाँ पर मूर्धन्य में देखिए आपको विकल्प में क्या मिल रहा था, डा और डा। अब सीधा सीधा आंसर आपके सामने है। अगला प्रश्न है, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। क्रिया को मैंने आपको बताया भी है कि साथियों कोई भी हिंदी का प्रश्न ऐसा नहीं है, प्रश्न पत्र ऐसा नहीं होता जिसमें कम से कम एक प्रश्न क्रिया का ना आए। मैंने कई बार, और मैं देखिए आप प्रश्न पत्र में चर्चा करवाता हूं तो हमारे हर प्रश्न में कम से कम एक क्रिया या काल का प्रश्न हम ले करके चलते ही है। आप एक भी शायद कभी हुआ हो, नहीं तो मेरा पूरा मानना है कि हमारे 36 अंकों को आप रिवाइज करके देख सकते हैं, शायद ही कोई, हाँ उसमें से अब एक वजह देखिए, मैंने बोला ना कि मैंने बीच में कुछ विशेषांक कराए, तो विशेषांक जो समीक्षा अधिकारी के ध्यान में रखते हुए उसमें सिर्फ हमने वोकैब के शब्दकोश के टॉपिक्स को शामिल किया था, तो उन अंकों को छोड़ दीजिए। और जो मैंने अभ्यास सत्र के तौर पे कराए, अगर उन अंकों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे शायद ही कोई ऐसा अंक होगा जिसमें कि मैंने क्रिया का एक प्रश्न कम से कम ना, हर प्रश्न में क्रिया। अब देखिए यहाँ पर भी वो चीज़ प्रूफ हो रही है जिस चीज़ की मैं चर्चा करता हूँ कि कम से कम क्रिया का एक प्रश्न अवश्य होगा। आपसे पूछा गया क्रिया का प्रश्न, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। विकल्प देखते हैं, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, पहला। मैंने नौर से पूरे घर की सफाई करवाई, दूसरा। तीसरा, वह खाना खाकर सो गया। और चौथा, सुरेश ने एक महल बनवाया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो साथियों देखिए यहाँ पूछ कौन सा रहा है, नाम धातु क्रिया। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, नाम धातु का क्रिया मतलब ऐसी क्रिया बेटा जिसका निर्माण किससे हो, जिसका निर्माण संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण पद से हो। किससे हो, विशेषण पद से हो। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर क्रिया कौन कौन सी, तो बेटा देखो क्रिया यहाँ पे है हथियाली, सफाई कराना, सोना और बनवाना, 4 क्रियाएं हैं। ठीक है, बनवाना। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या, सफाई कराना एक क्रिया का पद, यहाँ पर सोना दूसरा पद और यहाँ पर बनवाना तीसरा पद, और यहाँ पर हथियाना ये आपका चौथा पद। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कहें बेटा इसमें से कौन सी क्रिया ऐसी है जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में से किसी एक से बनी है, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि सर जी ये हथियाना की जो क्रिया है उसका मूल पद हाथ होगा, और हाथ जो होता है वो एक नाम होता है, और अगर किसी पद को नाम के रूप में इंगित किया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है कि नहीं कहलाता। तो यानी यहाँ पर ये हथियाना की क्रिया जो बनी वो किससे बनी, ये संज्ञा पद में ना प्रत्यय को जोड़ करके बनी। संज्ञा पद में, यानी संज्ञा पद में प्रत्यय जुड़ गया। अब संज्ञा पद में जब प्रत्यय जुड़ा तो यानी यहाँ पर ये क्रिया कैसी हो गई, ये संज्ञा पद से बनी तो कैसी हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट।
ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न साथियों, बिना जल्दी चली आ, बिना जल्दी चली आ में विधेय का विस्तारण है। विधेय का विस्तारण, देखिए साथियों, वाक्य रचना के प्रश्न मैं आपको कराता रहा हूं बीच में कुछ सेगमेंट में। अब हर सेगमेंट में हर प्रश्न को नहीं डाल सकते, तो लेकिन फिर भी 2 या 3 सेगमेंट के बाद हम चीज़ों को रिवाइज करा देते हैं। तो वाक्य रचना के प्रश्न भी जो है हम समय समय पर आपके बीच में कराते रहें। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम पहले देखो, यहाँ पर आपको प्रश्न क्लियर कर दें। जल्दी चलिए, हमें विधेय का विस्तार पूछ रहा है, विधेय का विस्तार पूछ रहा है। तो विकल्प देखो, विकल्प एक है चली, दूसरा है बिना, तीसरा है आ और चौथा है जल्दी। अब जरा ध्यान से देखो, हम अगर वाक्य की चर्चा करें तो हमने बताया वाक्य के बेटा 2 अंग होते हैं। वाक्य के क्या होते हैं? 2 अंग होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है बेटा उद्देश्य, उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। ठीक है, अगर हम चर्चा करें तो उद्देश्य के रूप में प्रायः किसका प्रयोग होता है? प्रायः कर्ता का प्रयोग होता है। और विधेय के रूप में प्रयुक्त पद प्रायः किसका होता है? क्रिया का होता है। किसका होता है? क्रिया का होता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधेय में क्रिया के साथ क्रिया का विस्तार भी होता है। एक पद कौन सा होता है? क्रिया का विस्तार भी होता है, जिसमें हम लोग प्रायः ऐसे पद का प्रयोग करते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। यानी किसका पद? प्रायः वो पद किसका? क्रिया विशेषण का होता है। किसका होता है? और भी हो सकते हैं, और भी पद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर इस प्रश्न की चर्चा हम लेकर के करें तो क्रिया का विस्तार में क्रिया विशेषण या कारकों की चर्चा करें तो कारकों से संबंधित अन्य कारक जैसे कर्म कारक हो गया है, संबंध कारक हो गया, जैसे करण कारक हो गया, संप्रदान कारक, इनका प्रयोग भी क्रिया के विस्तार में ही चला जाता है, विस्तार में ही चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बताइए उद्देश्य का मतलब कर्ता, उद्देश्य का मतलब करता हुआ। तो यहाँ पर जरा एक बात देखें, बिना जल्दी चली आ में अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्ता का मतलब कार्य करने वाला। कार्य क्या हो रहा है? चली आना, चले आना, ये कार्य हो गया, यानी ये कार्य हुआ तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गया, क्रिया। और क्रिया को करने, अगर क्रिया का पद ये होगा तो बेटा क्रिया का पद तो क्या हो गया? पक्की बात है, विधेय हो गया। क्रिया का पद क्या हो गया? विधेय हो गया। और आप जानते हो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य अगर कर्ता होता तो कर्ता का मतलब क्या हुआ? क्रिया को करने वाला। कर्ता का मतलब क्या हुआ? क्रिया को। तो यहाँ पे चली आ की क्रिया किसके द्वारा हो रही है बेटा? वो हो रही है बिना के द्वारा। तो बिना क्या हो गया? बिना हो गया बेटा उद्देश्य हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इसमें क्रिया का विस्तार कि चली आ, कैसे चली आ, कैसे चली आ। तो वो वहां पे ये देखो एक प्रकार से क्रिया का विस्तार कर रहा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि वहां पे कैसे चली आ, तो जल्दी चली आ। तो यही पद क्या हो जाएगा? क्रिया का या विधेय का विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय का विस्तार हो जाएगा। तो ये पद ऑप्शन डी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा जल्दी। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न जरा देखें। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन, अब देखिए साथियों मैं लगातार, और मैंने शायद आखिरी क्लास में भी आपको कहा था, आप देख लीजिए अक्षरशः वो बात आपके सामने है। मतलब एकदम चीजें होती हैं तो ना एकदम आनंद, कहते नहीं कि 7वें आसमान पे होता है, कहते हैं मन मोर की भांति नाचने लगता है, अंदर से ऐसी प्रसन्नता होती है ना, लड्डू फूटने वाली फीलिंग वो लगती है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि आपने कवियों, कई लोग हमसे पूछते ना कि सर जी बहुत साहित्य का जो पोर्शन है बहुत बड़ा है, कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे उसको याद किया जाए। तो हम उसमें कई बार कहते हैं कि बेटा आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, आपको तो 9 से लेकर के 12th तक जितनी चीज़ें हैं उसी में से जो आपको सिलेबस में था बस उतनी चीज़ों को पढ़ना। हमने लास्ट टाइम पे इसकी चर्चा भी की थी, शायद याद होगा आपको। तो चर्चा में मैंने बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत, अब देखो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ 9th-10th में, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में 9th-10th में हम लोगों ने पढ़ा है, इनकी कविताएं पढ़ी हैं काव्यांजलि में, काव्यांजलि में कविताएं पढ़ी हैं। तो बस वही उसने पूछ दिया कि सुमित्रा नंदन की कृति कौन सी नहीं है। अच्छा इत्तेफाक देखो कि जो नहीं है पूछ रहा वो भी आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। फर्स्ट ईयर इंटर में हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर को भी पढ़ा है, रामधारी सिंह दिनकर को भी पढ़ा, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप देखें आप विकल्प देखो कौन सा है, सुमित्रा नंदन की कृति नहीं है पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, विकल्प ए कुरुक्षेत्र, बी वीणा, सी पल्लव, डी स्वर्णभूमि।
अरे देखते ही बता दो कि भैया कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है। लक्ष्मी रति, कुरुक्षेत्र, ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत चर्चित कृतियां हैं, बहुत चर्चित कृतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र क्या हो गया, ये दिनकर जी की कृति हो गई। ये भी लिख लीजिए किसकी है, दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। और ये बाकी के तीनों जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, पक्का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। संयुक्त वाक्य की, वाक्य का फिर से क्वेश्चन। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बीच में आप लोगों को कभी कभी करवाए कि मैंने कहा देखिए हमेशा ये नहीं पूछेगा कि इसमें से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए या सरल वाक्य की पहचान कीजिए या मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। हमने कई बार आपसे कहा है कि बेटा क्वेश्चन जो है वो पेपर में आजकल वो परिभाषाओं पे, थ्योरी पे बेस हो जा रहा है, तो उसकी पहचान आपको आती है। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी वाक्य में कब सरल है, कब संयुक्त है और कब मिश्रित है, ये बहुत बढ़िया है। आपको ये आता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन साथियों उसके साथ साथ ये भी आना चाहिए कि वो ऐसा पहचान के रूप में है तो क्यों है, यानी पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कब आएगा, जब आपको थ्योरी का पोर्शन थोड़ा सा पता होगा। तो अब उसके लिए देखते हैं, तो हम देखते हैं थ्योरी की ओर अगर बढ़ते हैं। तो संयुक्त वाक्य की पहचान पूछ रहा है, तो बेटा देखते हैं। पहला कह रहा है इनमें 2 वाक्य होते हैं, पक्का। दूसरा, इनमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, चलो देखते हैं। तीसरा, वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, अच्छा देखते हैं। और चौथा करा एक प्रधान और एक समान अधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों वाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजन ने, इसको थोड़ा सा सुधार लो बेटा, यहां पर शब्द कर लो योजक, किसी योजक चिन्ह, योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते। तो अगर तुमको कुछ भी नहीं आता, हम सारी चीजें छोड़े दे रहे हैं। थ्योरी का देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। थ्योरी से हमने तुमको पढ़ाया था वाक्य कितने होते हैं, अगर तुम्हें याद हो बेटा, वाक्य होते 3, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित 3 वाक्य पढ़ाए थे, बहुत ध्यान से देखते जाना। इसकी हमने सरल सी पहचान बताई थी। सरल वाक्य की पहचान यहां लिख दे रहे, सरल की पहचान एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं, मैं आपको इस बात के लिए इंश्योर भी कर दे रहा हूं कि अगर आज ये सत्र हमारा जो है वो पूरा नहीं भी हो पाता है, हमारा बस उद्देश्य ये है कि जो पेपर में प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं व्याख्या, जो कि मैं पूर्व में भी करता रहा हूं, ठीक है, व्याख्या के साथ बता दूं कि मैंने बता रखा है और ये किस प्रकार से हो रहा है, परीक्षा में आप कैसे निकाल पाओगे। तो ध्यान रखना, अगर आज की चर्चा हमारी अधूरी भी रहती है तो इस क्लास को हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, इसमें किसी बात की और कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि सिर्फ आंसर बता देना ये पर्याप्त नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। कुछ हमारे छात्र हमसे कहते भी है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम। अरे हम कहते हैं क्वेश्चंस के पीछे क्यों भागते हो, काहे भाग रहे हो? नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट पकड़ो ना बेटा, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। क्वेश्चन कहां तक भागोगे, कहां तक करोगे, कहां तक रटोगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो कि लिमिट है, उसकी एक लिमिट है, उसको पकड़ लो, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, हम निकाल देंगे, कहीं से भी आएगा, ठीक है। तो चीजों को देखते चलते हैं। वो सरल वाक्य मतलब एक उद्देश्य एक विधेय, दूसरा संयुक्त, और तीसरा, इसको जरा एक बार देखते हैं। हमने आपको यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया था कि संयुक्त और मिश्रित वाक्य, याद अगर आ रहा हो
तो ये दो उपवाक्यों से मिलकर के बनता है। बेटा याद आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान करो, इन दोनों में संयुक्त और मिश्रित में उपवाक्यों का प्रयोग होता है, उपवाक्यों का प्रयोग होता है। और अगर उपवाक्य का प्रयोग हुआ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे हट गया, इनमें दो वाक्य होते हैं। अरे होता ही नहीं, वाक्य एक होगा, वाक्य तो एक होगा, उसके दो खंड हो, दो उपवाक्य होंगे। अच्छा अब ध्यान से देखो, उपवाक्य की अगर चर्चा की तो यहाँ पे देखो एक प्रश्न यहाँ पे कॉन्सेप्ट का बनता है कि उपवाक्य कितने होते हैं। तो उपवाक्य 3 थे, एक था प्रधान उपवाक्य, दूसरा था समानपदी, और तीसरा था बेटा आश्रित, तीसरा था आश्रित। अब अगर याद आ रहा हो थोड़ा सा, तो संयुक्त के लिए मैंने पहचान क्या बताई थी? संयुक्त की पहचान बताई थी मैंने, बेटा ये बनता है एक प्रधान से और दूसरा समानपदीय से। यानी इसमें दो उपवाक्य होंगे जिसमें एक प्रधान होगा और दूसरा समानपदी होगा। और अगर मिश्रित की बात करें तो बेटा इसमें एक प्रधान होगा और दूसरा आश्रित होगा, अब जरा यहाँ पे आओ, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो तो ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित। देखो बेटा आश्रित किस में जा रहा है? मिश्रित में जा रहा है। तुमसे पूछ क्या रहा है? संयुक्त। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन भी है, दो विकल्प देखो गए। मतलब अगर कॉन्सेप्ट याद है कि बन कैसे रहा है, तो देखो थ्योरी का क्वेश्चन कितनी आसानी से कटता जा रहा है ना। दो उपवाक्य तो होंगे लेकिन बेटा एक कैसा होगा, एक समान पदी या समान अधिकरण का होगा और दूसरा प्रधान होगा, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं, वाक्य में मुख्य क्रिया एक है। आज जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे दो उपवाक्य हैं तो उपवाक्य का मतलब जानते हो क्या होता है? उपवाक्य का मतलब होता है जिसका स्वयं का उद्देश्य और स्वयं का विधेय हो। अगर दो उपवाक्य है ना बेटा, तो दो उपवाक्य का मतलब उसका खुद का उद्देश्य होगा और खुद का विधेय होगा। और खुद का विधेय होगा ना, तो विधेय का मतलब पीछे अभी हम लोगों ने देखा, अगर तुमको मैं थोड़ा सा ले जाऊं, ये देखो, अगर विधेय होगा तो ये बेटा हमने देखा, ये विधेय का मतलब क्या होता है? क्रिया। तो अगर दो उपवाक्य है ना, तो दो उपवाक्य है तो क्रिया भी बेटा कितनी? विधेय दो होंगे तो क्रिया भी कितनी होगी? देख लो यहाँ से ये पॉइंट भी आपका गया। अब 3 पॉइंट गए, बचा क्या? आप देख लो, एक प्रधान और एक समान अधिकरण, ये देख लो समानपदी। और ये मैंने आपको पहचान में लिखवा दिया था कि अगर योजक चिन्ह के रूप में क्या, और या अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए ये सब शब्द अगर मिलते हैं तो वहां पर कौन सा होता है? वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। आंसर आपका हो गया, इसका आंसर डी, फोर्थ इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। पक्का मेरे ख्याल से ये मैंने वाक्य का भी एक आपको छोटा सा ओवरव्यू यहीं पर दे दिया, समझा दिया, पूरा नहीं लेकिन वाक्य को, प्रश्न को निकालने का तरीका यहां पर मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे, यानी क्रिया को करे कौन? कर्ता करे, और उसका फल कर्ता पर ही पड़े। जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया का मतलब हो गया काम, ठीक है। अब ये कह रहा है इस क्रिया यानी काम को करे कौन? कर्ता। कौन करे? कर्ता। और कार्य जो किया जा रहा है उससे प्रभावित भी कौन हो? प्रभावित भी कौन हो? कर्ता ही हो। प्रभावित भी कौन हो? कर्ता ही हो। तो ऐसे क्रिया को किस नाम से जानते हैं? विकल्प ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी व्युत्पन्न और डी सम्मिश्र। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। कर्म ना हो का मतलब क्रिया जो हो वो कर्म के अनुसार ना चल रही हो, कर्म के अनुसार प्रभावित नहीं हो रही हो। अब अगर कर्म के अनुसार प्रभावित नहीं होगी तो किसके अनुसार होगी? एक अगर सामान्य से वाक्य की संरचना हम देखें, सामान्य से वाक्य की संरचना हम देखें तो वाक्य की संरचना क्या कहती है? वाक्य होता है कर्ता प्लस कर्म
कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अगर यहाँ पर क्रिया किससे कर्म से प्रभावित हो रही है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है सकर्मक। क्या कहलाती है? सकर्मक। और अगर ये क्रिया किसको प्रभावित कर रही है? कर्ता से प्रभावित हो गई तो साथियों ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है अकर्मक। क्या कहलाती है? अकर्मक, यानी कर्म से जो प्रभावित नहीं है, कर्म से जो प्रभावित नहीं। और यहाँ यही तो कह रहा है, कर्म से प्रभावित ना होकर के किससे? कर्ता के द्वारा प्रभावित हो, यानी वो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। सकर्मक अकर्मक के मैंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोगों को कराए हैं। सकर्मक और अकर्मक के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोगों को कराए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अपादान, सी कर्म और डी संबंध। हमारा अगर मानना है तो इस प्रश्न का शायद हम एक चीज़ देखो, और थोड़ा सा हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को देखे जो मैं आपको बताता रहता हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि पेपर के सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, अरे सर ये क्या मजाक कर रहा है। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, सीधा सीधा तुम्हें कारक विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। एक कुछ क्वेश्चन तो परीक्षा में आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए डालेगा ही। एकदम कठिन डाले तो कहो बाहर निकल कर अचेत होकर के गिर ना जाओ, है बेहोश हो जाओ, उठ ही ना पाओ, घर ही ना पहुंच पाओ। तो उसको भी इस चीज़ का ख्याल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि अरे यार चलो कुछ तो आया, कुछ तो आया। तो ये वैसा सरल सा क्वेश्चन है जो पेपर में क्या करता है, आपको संजीवनी का कार्य करता है, थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। आपको लगता है चलो कुछ तो कर लिया, कुछ नहीं से तो कुछ सही बेहतर। तो अब यह क्या हो गया? के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। क्या इसमें एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, नवा, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ? देखो साथी, हम लगातार काव्य शास्त्र को लेकर के चल रहे हैं। आखिरी में हमारे पूरे सेट में 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन में आपको हम रस छंद अलंकार उपलब्ध कराते हैं। और याद हो साथियों, अगर मुझे पूरा भान है तो हम ये बोलते रहते हैं कि बेटा अलंकारों को अगर 2 भागों में देखा जाए तो वो एक होता है शब्दा अलंकार और एक अर्था अलंकार। और शब्दा अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। और अगर उन 3 भेदों की चर्चा में सबसे ज़्यादा पेपर में कोई पूछा जाने वाला, मैंने कई बार ये चीज़ कहा हो, अगर आप लोगों ने सुना हो, मेरे वीडियो को आप लोग अगर सुनते होंगे साथियों, तो निश्चित मानिए मैं मतलब कोई वो वचन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन निराश नहीं होगे एक एक चीज़ों को लेकर के। मैंने अपने वीडियो में कहा है कि बेटा शब्द अलंकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो ना, सामने हमने क्या कहा था, प्रकट अनेकन अर्थ जहाँ एक शब्द ते होए ता ही कहत है श्लेष शब्द द्वय विधि होवे सोए। दोहे के माध्यम से इसको परिभाषित किया आचार्यों ने कि प्रकट अनेकन अर्थ जहां एक शब्द तय होए, एक शब्द से जहां क्या हो अनेक अर्थ निकल जाएं, ता ही कहते हैं श्लेष शब्द। उसको किस नाम से जाना जाता है? श्लेष के नाम से। वही तो कह रहा है, देखो शब्द का प्रयोग एक बार हो परंतु उसके अर्थ क्या हो, अधिक, एक से अधिक निकले, तो साथियों वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार कहलाएगा। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी, पानी शब्द है, एक बार आया लेकिन अर्थ क्या? अर्थ अलग अलग दिए। क्या दिया? अर्थ दिया इसने, अर्थ दिया इसने मोती मानुष चून। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा, और चून यानी आटे के संदर्भ में पानी जल। 3 अर्थ में मिला कि नहीं मिला? एक शब्द के 3 अर्थ। तो कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। आगे देख, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में? संधि, कई लोग हमारे साथ इतनी संधि क्यों पढ़ाते हो, इतनी संधि क्यों पढ़ाते हो? भैया पेपर में आती है इसलिए पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्या है? संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? प्रश्न देखो अच्छा बनाया है। अब देख लो, अगर हम बात करें तो पहला दिगंबर के साथ व्यंजन
महार्णव के साथ दीन, सदैव के साथ वृद्धि और वनोत्सव के साथ दीर्घ। तो हम तोड़ करके जरा देख लें, अभी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये टूट गया साथियों दिक धन अंबर में, दिक धन अंबर में, ठीक है, देखते जाइएगा। ये टूट गया साथियों महाधन अर्णव में, महाधन अर्णव में, ठीक है। ये शब्द टूट गया साथियों सदा धन ऐव में, और ये शब्द साथियों टूट गया वन धन उत्सव में। यही तो टूटेगा, देख लो, एक बार देखते जाओ। अब बस हम बताते जा रहे हैं, देखते जाओ बेटा। यहां देखो पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रारंभिक, बताते जाना। पहले पद का अंतिम क्या, व्यंजन, और दूसरे पद का प्रारंभिक स्वर। यहां पहले पद का अंतिम स्वर और दूसरे पद का अंतिम भी प्रारंभिक भी स्वर। खासियत देखो, यहां भी क्या है, आ रहा है, और यहां भी क्या, ये दोनों स्वर कैसे हो गए बेटा, ये दोनों स्वर हो गए समान स्वर, ठीक है। अब यहां देखो, यहां क्या हुआ बेटा, यहां आ आया और यहां पे ए आया, ठीक है, देखते जाओ। यानी ये क्या हुआ, ये स्वर हुआ और ये भी स्वर हुआ, लेकिन ये कैसे हो गए, ये हो गए असमान। क्या हो गए, असमान। और यहां देखो बेटा, यहां आ आया और यहां ऊ आया, ये दोनों स्वर, लेकिन फिर कैसे, असमान। अब तो यहां देखो, हमने आपको बताया कि स्वर संधि के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, दोनों पदों पे स्वर। तो यहां पर अगर एक पद पे व्यंजन आए तो ये व्यंजन संधि, यानी ये सही है। यानी आपसे अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो ये आंसर नहीं है। दीर्घ संधि समान स्वरों के मेल से, देखो ये देखो, समान स्वरों के मेल से होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। यहां पे दीर्घ संधि दिया, आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है। अब ये नहीं है तो क्या है बेटा, आंसर ये नहीं है। अच्छा याद देखो, हमने बताया था ये पद को देख लो, अगर ए की मात्रा आ जाए तो वो क्या होगी, वृद्धि संधि का पद होगा, और वो बनेगा किससे, आ के साथ ए से क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। देख लो, ये वृद्धि संधि, आंसर ये भी नहीं। अब यहां पर देखो, ये दीर्घ संधि की कंडीशन क्या बताई मैंने, यहां दीर्घ संधि कंडीशन क्या बताई, समान स्वर होने चाहिए। लेकिन यहां क्या है, देखो बेटा, आ और ऊ, ये क्या समान स्वर है, नहीं है। ये कैसे हैं, ये लिखा है देखो असमान स्वर, क्या लिखा है, असमान स्वर, पक्का। अब अगर ये नहीं है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये आंसर तुम्हारा यहाँ गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। गुण ना देकर के दीर्घ दिया है, यानी ये पद कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो 11वां क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया, देखो थ्योरी का क्वेश्चन है, सिर्फ परिभाषा से क्वेश्चन आया है। और सबसे बड़ी बात कि देखो फिर से वर्णमाला का क्वेश्चन रिपीट मारा है इस शीट में। ये दूसरा क्वेश्चन वर्णमाला का हो गया, जरा काउंट करते रहना। हम ये भी बताए हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है पेपर, दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग वर्णमाला का, एक संधि का कर चुके हैं, ठीक है। चलो, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी निकलती है तो उस अनुनासिकता को प्रकट, इस शब्द को बस पकड़ लो, इस शब्द को पकड़ लो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा बेटा, आंसर निकल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी तुमसे बस लैंग्वेज को मारो गोली, तुमसे भाई ये पूछ रहा है कि अनुनासिक स्वर कौन सा होता है, खत्म। अनुनासिक स्वर कौन सा होता है, विकल्प ए रेफ, चंद्रबिंदु, अनुस्वार बिंदु, नुक्ता। इसको तो छोड़ ही दो, इसकी तो हमने चर्चा भी नहीं की है वर्णमाला में, ठीक है। होता है रेफ, लेकिन हिंदी में नहीं है, उर्दू वर्णमाला। इसी प्रकार से नुक्ता, हिंदी में कुछ शब्द प्रयोग होते हैं जो अरबी फारसी के होते हैं, उसमें यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हमने नुक्ता तक आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, आप लोगों को मालूम है नुक्ता तक। अब जरा यहाँ पे देखो, ये बेटा अनुस्वार बिंदु लिखा है। हमने तुमको जब वर्णमाला में वर्ण पढ़ाए थे तो हमने पढ़ाया था, एक क्या होता है, अनुस्वार होता है, और दूसरा क्या होता है, अनुनासिक होता है। अगर याद आ रहा हो थोड़ा सा बेटा ध्यान रख लेना, हमने बताया था इन दोनों में भेद क्या होता है, एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। तो बेटा 100% एक चीज तो लगा सकते हो कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक एक तो नहीं होते हैं, एक तो ये दोनों क्या अलग अलग है। अगर अलग अलग है, सबसे पहले तो इसी को काट दो, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर। अब अगर नहीं होगा तो होगा क्या, तो हमने तुमको बताया था अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार बेटा
अंग होता है। अयोगवाह अंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और अनुनासिक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं जिसको कि आप लोग चांद बिंदु के नाम से जानते हो। यानी अनुनासिक ध्वनि क्या हो गई? चंद्र बिंदु। देखो आंसर सीधे सीधे हमने क्या कहा था, अगर इस शब्द को पकड़ लोगे तो यहां से आंसर निकाल दोगे, इस शब्द से आंसर निकाल दोगे, आंसर आपका हो गया बी चंद्र बिंदु बी। अब बताओ लैंग्वेज देखो, पढ़ने में भ्रमित हो जाए, दिमाग चकरा जाए, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अरे सर जी हम लैंग्वेज ही नहीं, अरे लैंग्वेज थी ही नहीं, अनुनासिकता पूछी थी। पक्का? चल आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, किस युग्म में अशुद्धि है? लो संधि के साथ समास भी आ गया, संधि के साथ समास भी आ गया भैया, है कि नहीं? हर पेपर में डाल रहे हैं, सोचते होंगे कि ऐसा है सर जी पेपर तो ऐसे ही उठा करके दे देते हैं, वही उनके फिक्स टॉपिक हैं उसे, अरे फिक्स टॉपिक नहीं है भैया, उसकी प्रैक्टिस बार बार कराते हैं ताकि क्या, और उस लेवल पे जाके कराते ना। क्वेश्चन देखो कूड़ा क्वेश्चन है, कूड़ा ऐसे निकलेगा चुटकी बजा के। किस युग्म में अशुद्धि है? देखो विकल्प तुम देखो, सतसई द्विगु समास, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास, दाल रोटी द्वंद्व समास, आजन्म अव्ययी भाव समास। पहचान सबकी बता रखी है, तुमसे अशुद्धि पूछ रहा है, जरा देख लो बेटा, इसको तोड़ोगे। सत धन सही हमने क्या बताया था? सत सही मैंने सीधे सीधे लिखवाया है, सत का मतलब 100। अगर ये पहले पद पर संख्या हो, पहले पद पर संख्या हो और सामान्य अर्थ दे तो समास कौन सा होता है? अरे आपका छोड़ो सामान्य अर्थ को, मारो गोली, जब बहुब्री है ही नहीं तो कहे सामान्य अर्थ की चर्चा है ही नहीं, तुम सीधे लिखो संख्या है तो समास द्विगु होगा, होगा कि नहीं होगा? हट गया, अशुद्ध नहीं है, सही है ना? चलो देख, दाल रोटी पद को तोड़ोगे तो दाल और रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दाल और रोटी। अगर और का पद आया तो यहां पर क्या होगा? बोलो क्या होगा? और या अथवा, और या अथवा किसकी पहचान? सीधे सीधे मैंने बेटा लिखवा रखा है, और या अथवा ये पहचान किसकी है? ये द्वंद्व की है। क्या ये होगा कि नहीं होगा? होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, हटाओ, हटा दे। चलो आजन्म, आजन्म इस पद को तोड़ो तो बेटा ये टूट गया आधन जन्म में। किस में टूट गया? आधन। आ बोलो उपसर्ग है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? है, उपसर्ग है ना। और अगर उपसर्ग है, हमने आपको सीधे सीधे बताया भैया, उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय के पद होते हैं। अव्यय क्या होता है? अविकारी के साथ उपसर्ग और प्रत्यय का मेल क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। तो अगर अव्यय का पद है तो उससे निर्मित समास अव्यय भाव होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो इस पद को तोड़ोगे बेटा तो ये प्रति धनवर्ष में टूटेगा, और हर बच्चा जानता है मेरा प्रति क्या है। प्रति भी तो बताया मैंने, प्रति क्या है? प्रति भी तो उपसर्ग है। तो यहां बताओ क्या कर्मधारय होना चाहिए? अगर उपसर्ग है, अव्यय है, तो यहां कौन सा होना चाहिए? अव्ययी भाव होना चाहिए। यानी ये क्या है? ये गलत है, यानी आंसर आपका यही है बी। यानी इसमें कर्मधारय नहीं है बच्चा, कर्मधारय नहीं है, इसमें कौन सा होना चाहिए? अव्ययी भाव, तब वो मैचिंग हो जाती है। यानी अशुद्ध पद कौन सा है? बी है। निकला कि नहीं निकला? बताओ। ये इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। चलो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो काल और क्रिया, क्रिया का एक किया और काल का दूसरा क्वेश्चन देख लो। मैंने कहा था काल के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में मिलते ही हैं, बोली हुई बात से फिर नहीं रहे हैं प्रश्न। अब ये कह लो कि आ गया तो सर जी आप अपनी वाहवाही बगा रहे हो कि ये पढ़ाया वो पढ़ाया ये का। अरे ऐसे ही पेपर बनते हैं भाई, ऐसे ही बनते हैं, इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। और ये सर जी ने कोई तीर नहीं मारा है, तुम ये समझ लो कि सर जी इतने पेपर दे चुके हैं, हम भी प्रयासरत रहते हैं कि भाई नौकरी हो, ठीक है। तो पेपर देते देते अनुभव आ जाता है कि पेपर पूछ कहाँ से रहा है। चलो, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। अच्छा पूरा है, अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। काल कौन सा है? काल कौन सा है? तो पहला ए आसन्न भूतकाल, बी संदिग्ध भूतकाल, सी हेतुमत भूतकाल और डी अपूर्ण भूतकाल। डी अपूर्ण भूतकाल। तो साथियों जरा चर्चा करो। तो यहाँ पे वाक्य को देखो, हमने तुमको बताया था कि पहचान काल की
कि जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है। या हमने तुमको अगर याद हो तो बताया था, एक शब्द होता है बेटा हेतु, हेतु मत, ये था। हमने कहा था बेटा इसका अर्थ याद कर लेना। इसका अर्थ क्या होता है? शर्त। अगर वाक्य में शर्त दिख जाए ना, अगर वाक्य में शर्त दिख जाए, आंख बंद करके क्या लगा देना? हेतु हेतु मत लगा देना। और देखो हेतु हेतु मत के दो होते हैं, एक हेतु हेतु मत का भूत होता है और एक हेतु हेतु मत का भविष्य होता है। अब तुम्हारे लिए बढ़िया ये ना, क्या बढ़िया है कि दोनों विकल्प नहीं दिए हुए, एक ही विकल्प दिया हुआ है। अगर दोनों दिए होते तो बेटा मैं आगे जाके पहचान भी स्पष्ट करा देता कि अगर शर्त का संबंध बीते समय से है तो हेतु हेतु मत भूत, और अगर आने वाले संबंध में से है तो हेतु हेतु मत भविष्य। बोलो बात स्पष्ट है? बोलो पक्की है ना? अब चूंकि दो दिए ही नहीं हुए, अब बताओ यहां पर नेहा का पास होना ये निर्भर किस पे कर रहा है? परिश्रम करने पर कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो गई? निर्भर हो गई। कब पास होगी? जब वो मेहनत करेगी। अगर मेहनत करती तो पास होती, यही तो है। तो एक क्रिया का निर्भरता दूसरी क्रिया पे हो गई, यानी यह भाव किसका आया? शर्त का आया। किसका आया? शर्त का आया। तो जाहिर सी बात है, देख लो हेतु हेतु मत जहां दिया है वही है आपका आंसर। हेतु हेतु मत भूतकाल आंसर हो गया। अगर भविष्य होता तो देखते कि भैया भविष्य से संबंधित है कि बीते समय से संबंधित है, ठीक है। तो अब जब नहीं है तो आंसर इसका ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है बेटा। 12 क्वेश्चन आपके हो गए। तो आज 12 क्वेश्चन जो हुए हैं बेटा, ठीक है, यहां पर इसको हम रोक लेते क्योंकि अब 13 क्वेश्चन कराने का मतलब है कि फिर से 45 मिनट के आसपास जाना, और फिर वो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की नीरसता क्लास के अंतर्गत आए। तो विश्वास मानिए इसी उमंग और उत्साह के साथ इस क्लास को हम कल पुनः आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। और जितने छात्र आज जुड़े हैं उन सब से निवेदन है कि इस क्लास को आप ज्वाइन करें, देखें, ताकि आपको मन में कम से कम जो शंका का भाव है वो खत्म हो जाए कि परीक्षा में पेपर आएगा कैसे। और यहीं से बैठे बैठे आप देख लो कि बेटा आपकी तैयारी कहां पर पहुंच चुकी है। ये बहुत बढ़िया एकदम समझिए एकदम लाइव एग्जाम्पल है अपने आप को जांचने का कि हम किस स्तर पर चल रहे हैं। पेपर में प्रश्न ऐसे ही होंगे, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। बहुत ज्यादा 19-20 का अंतर होगा, थोड़ा सा सरल या थोड़ा सा और ऊपर जाकर के बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। तो साथियों एक बार फिर से पुनः आज का जो पावन दिवस, पावन पर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हमारे सभी सनातन सुधीजनों को हार्दिक हार्दिक बधाई। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। आप लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व को बहुत ही आनंद के साथ मनाएं, खुशियां मनाएं, नाचे झूमे गाएं। इस आशा, इस उम्मीद और इस के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मेरे सभी भाइयों और बहनों को जय हिंद।